नमस्कार दोस्तों, सिविल एजुबेस IAS PCS एकेडमी की इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे भूकंप के बारे में। तो दोस्तों, भूकंप जो है वो भूपटल की ज्ञात या अज्ञात कंपन अथवा लहर है, ठीक है, जो धरातल के नीचे और ऊपर चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में क्षणिक अवस्था होने पर उत्पन्न होती है। घर्षण क्रिया के द्वारा भूकंप आता है। देखिए, जब प्लेट खिसकती है ना, तब भूकंप की स्थिति होती है। ठीक है, प्लेट्स हैं, कई सारी प्लेट्स होती हैं, उसमें जब घर्षण की क्रिया होती है तब भूकंप आता है। भूकंप मूल क्या है कि भूकंप मूल में भूकंप का सर्वप्रथम आविर्भाव होता है, जहाँ से फोकस जहाँ होता है, उद्गम केंद्र आपका यहाँ जो आप दिख रहे हैं, ठीक है, जो आपका फोकस है उद्गम केंद्र जो नीचे है। इसके बाद अधिकेंद्र में सर्वप्रथम भूकंप लहरों का अनुभव होता है, यानी कि उसके ठीक ऊपर, जहाँ धरती में नीचे उद्गम केंद्र है उसके ठीक ऊपर जो है वो आपका एपिसेंटर अधिकेंद्र कहलाता है। ठीक है, और भूकंप केंद्र के चारों ओर समान भूकंपीय तीव्रता की खींची जाने वाली रेखाएं जो है वो समभूकंपीय रेखाएं कहलाती हैं। अब जो भूकंप मापी है वो भूकंपीय तरंगों को मापने का एक यंत्र है। भूकंप विज्ञान के द्वारा लहरों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब भूकंप के निम्नलिखित कारण है, जैसे कि मैंने बताया आपको, प्लेट विवर्तनिक है, भूपटल भ्रंश है, भू संतुलन में अव्यवस्था है, मानव जनित कारक भी हो सकते हैं, ज्वालामुखी क्रियाओं से भी भूकंप आते हैं। ज़्यादा ज्वालामुखी जो है फट रहे हों तो स्थिति ये बन जाती है। आपकी आंतरिक गैसों का जो फैलाव है वो है, और भूपटल में सिकुड़न का होना है। भूकंपीय लहरों की अगर बात करें तो सर्वप्रथम भूकंपीय लहरें जो हैं वो अधिकेंद्र पे पहुंचती हैं। मैंने आपको बताया उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर, जहाँ पे नीचे जो धरती में उद्गम केंद्र है उसके ठीक ऊपर की जो अवस्था है वो अधिकेंद्र कहलाती है। ठीक है, सबसे पहले तो भूकंप वहीं आएगा, आसपास में तो बाद में ही जाएगा ना। तो भूकंपीय लहरें सबसे पहले कहाँ पहुँचेंगी? अधिकेंद्र पे पहुँचती हैं। भूकंपीय लहरें जो हैं उनको 3 भाग में बांटते हैं। ठीक है, प्राथमिक लहरें, द्वितीयक लहरें और धरातलीय लहरें। ठीक है, धरातलीय लहरों को क्या कहते हैं? एल वेव्स। ठीक है, द्वितीयक लहरें मतलब एस वेव्स, प्राथमिक लहरें मतलब पी वेव्स। तो जो पी वेव्स हैं उनकी औसत गति जो है वो 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच में रहती है यानी कि 1 सेकंड में 8 से 14 किलोमीटर। ठीक है, अब सोच के देख लो कितनी ठीक ठाक होंगी ये। चूँकि इनकी गति जो है वो सबसे अधिक है, ये सबसे पहले धरातल पर पहुँचेंगी और ये तरंगे जो हैं वो ध्वनि के समान है, और ये ठोस, द्रव और गैसीय पदार्थों में भी यात्रा करेंगी। इसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। पी वेव्स जो हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। दूसरी जो है वो द्वितीयक लहरें, यानी कि इसे अनुप्रस्थ लहर भी कहते हैं। ये प्राथमिक लहरों के बाद प्रकट होती हैं। ठीक है, और ये तरल से नहीं गुजर सकती। ठीक है, ये सागर में इसलिए नहीं आती है। ठीक है, एस वेव्स जो हैं वो तरल में नहीं गुजर सकती, वो ठोस और गैस के माध्यम से गुजरती है। ठीक है, धरातलीय लहरें क्या हैं? इसे लंबी लहरें भी कहा जाता है, क्योंकि इनका भ्रमण समय अधिक होता है तथा ये सर्वाधिक दूरी तय करती है। सबसे ज़्यादा खतरनाक है ये एल वेव्स। इसका वेग जो है वो सबसे कम है। अब भूकंप की जो तीव्रता है उसको मापने के ना कई सारे पैमाने हैं। तो उसमें रिक्टर पैमाना क्या है कि रिक्टर स्केल पर भूकंप की जो तीव्रता है वो मापी जाती है, और इस पैमाने पर भूकंप के वेग में 1 अंक की वृद्धि 10 गुना अधिक तीव्रता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यानी कि 1 पे जो है नॉर्मल है, तो 2 पे 10 गुना ज़्यादा भूकंप है। ठीक है, 3 पे जितना 2 पे था उसका 10 गुना ज़्यादा है, इस तरीके से। तो इस पैमाने का विकास जो है वो 1945 में अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर के द्वारा किया गया था, और उनके नाम पे इसको रिक्टर पैमाना कहा। ठीक है, मर्केली पैमाने की अगर हम बात करें तो इसमें भूकंप का जो मापन है वो भूकंप के द्वारा होने वाली क्षति के आधार पर किया जाएगा। इसका उपयोग अब तक नहीं किया गया है। ठीक है, यानी कि जितनी क्षति हुई उसी हिसाब से भूकंप का आकलन हम करेंगे। इसके बाद भूकंप के वितरण की अगर हम बात करते हैं तो भूकंप का वितरण ना कई सारी महाद्वीपीय पेटियों में है, महासागर जो पेटियां हैं उसमें भी है। तो पहली जो है वो प्रशांत महासागर तटीय पेटी है। तो विश्व में 68% भूकंप जो है वो इसी पेटी में आते हैं, यानी कि भूकंप की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट हुई फिर ये। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अग्निवलय। ठीक है, रिंग ऑफ फायर, प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी। ये जो पेटी है वो पश्चिम में अलास्का से क्यूराइल, जापान, मेरियाना और फिलिपाइन खाई तक है। ठीक है, तथा चिली, कैलिफोर्निया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटीय भाग सम्मिलित है इसमें। जो मध्य महाद्वीपीय पेटी है उसमें विश्व के 21% भूकंप इस पेटी में आएंगे। तो मतलब कि 68 और 21 कितना हुआ? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? 89% ये 2 पेटियाँ कवर कर रही हैं। तो 2 पेटियाँ भूकंप की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इनको आप ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ मेनली तो भूकंप का जो वितरण है वो वैसे तो 3 पेटियों में ही है, लेकिन जो 2 हैं ये ज़्यादा अच्छे तरीके से कवर कर दी है। ठीक है, 68% जो है वो प्रशांत महासागर तटीय पेटी कवर कर दी है, और 21% जो है विश्व का वो मध्य महाद्वीपीय पेटी कवर कर दी है। तो मध्य महाद्वीपीय पेटी में आपका पिरेनीज हो गया, अल्पस हो गया, काकेशस हो गया, हिमालय हो गया, म्यांमार की पहाड़ियाँ होंगी, पूर्वी द्वीप समूह की श्रेणियाँ हो गई, वे इन्हीं में आते हैं। ठीक है, भारत के जो भूकंप क्षेत्र हैं वो भी मध्य महाद्वीपीय में ही आते हैं।
अब ये पेटी जो है वो मैक्सिको से शुरू होकर अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर तथा काकेशस से होती हुई हिमालय पर्वत और सीमावर्ती क्षेत्रों तक फैली हुई है। मध्य अटलांटिक अगर पेटी की हम बात करें तो इस पेटी में भूकंप आने का मुख्य कारण है सागर तल प्रसरण। ठीक है, ये पेटी जो है वो स्पिट वर्जन तथा आइसलैंड से प्रारंभ होकर बोवेट द्वीप के साथ में विस्तृत है। ठीक है, अब सुनामी की अगर हम बात करें, सुनामी क्या है, तो एक जापान का शब्द है, वे समुद्री लहरें जो कि समुद्र पर आती हैं। इस प्रकार अंतः सागरीय जो भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को सुनामी कहते हैं। ये लहरें सागरीय तटों पर भारी विनाश करती हैं। ठीक है, सागरीय तटों पे इनकी गति जो है वो 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। गहरे सागरों में सुनामी लहर की लंबाई जो है वो सर्वाधिक है, परंतु सागर तट की ओर जाने पर कम होती जाती है। ठीक है, गहरे सागर में सुनामी लहर की जो लंबाई है वो सबसे अधिक है, परंतु जैसे जैसे आप किनारे पर आते रहेंगे वैसे वैसे कम होती जाएगी। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आई जो सुनामी थी वो महान विनाशकारी साबित हुई। सुनामी लहरों की दृष्टि से प्रशांत महासागर सबसे खतरनाक स्थिति में है। मैं आपको बता चुका हूँ कि जो 68% है वो प्रशांत महासागरीय पेटी में है भूकंप। ठीक है, तो सुनामी लहरों की दृष्टि से प्रशांत महासागर जो है वो सबसे खतरनाक स्थिति में है। भूकंपीय तीव्रता के मामले में सबसे विनाशकारी भूकंप का उदाहरण है आपका 9.5 तीव्रता का भूकंप था ये 22 मई 1960 को, वाल्डिविया भूकंप। मृत्यु के मामले में सबसे ज़्यादा जो विनाशकारी भूकंप का उदाहरण है वो 23 जनवरी 1956 को है, शांझी चीन में। इसमें 8.5 लाख लोग करीब मारे गए थे और इसकी तीव्रता थी 8.0। संपत्ति नुकसान के मामले में सबसे विनाशकारी जो भूकंप है वो वर्ष 2011 का तोहोकू जापान में हुआ था। 9 तीव्रता का भूकंप था ये, $235 बिलियन का करीब करीब इसमें नुकसान रहा था। बात करते हैं ज्वालामुखी की, तो ज्वालामुखी क्या है। ठीक है, ज्वालामुखी भूपटल पर वह एक प्राकृतिक छिद्र अथवा दरार है अथवा निकास है जिसकी जो कि पृथ्वी के अंदर की जो आंतरिक भाग में जो हलचल हो रही है, जो लावा है, ज्वालामुखी गैस है, जलवाष्प है, राख है या ठोस पदार्थ है, वो बाहर निकल रहा है। ठीक है, इसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व भी कहा जाता है, सेफ्टी वाल्व। अब ज्वालामुखी के जो रूप हैं वो देख लो कि ज्वालामुखी शंकु है। जब सक्रिय ज्वालामुखी से लावा और अन्य पदार्थ जो हैं वो ज्वालामुखी छिद्र के चारों तरफ जमा होने लगेंगे तो ज्वालामुखी शंकु बनता है। ठीक है, अब यहाँ से इसको समझ लो कि ज्वालामुखी शंकु है, ये ज्वालामुखी क्रेटर है बीच में, ये ज्वालामुखी छिद्र, यहाँ से आपका जितना भी लावा है वो निकलता है, ये ज्वालामुखी पाइप है। तो ज्वालामुखी छिद्र क्या है कि सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत के ऊपर लगभग बीच में एक छिद्र होता है। ठीक है, जिसे ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं, जिसके सारे जो है लावा बाहर निकलता है। अब ज्वालामुखी नली क्या है, नली से होगी तो निकलेगा ना, तो सक्रिय ज्वालामुखी छिद्र का संबंध धरातल के नीचे एक पतली नली से होता है जिसे ज्वालामुखी नली कहते हैं। ज्वालामुखी का मुख क्या है जिसको आप क्रेटर बोलते हैं। ठीक है, तो जब सक्रिय ज्वालामुखी का छिद्र जो है वो बड़ा होता है तो उसे ज्वालामुखी का मुख कहते हैं। अब सक्रिय ज्वालामुखी से निकलने वाले जो पदार्थ हैं, अब खाली लावा ही थोड़ी आएगा, बहुत सी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो गैसें हैं, ज्वालामुखी उद्गार में जलवाष्प की मात्रा जो है वो सर्वाधिक होती है। अन्य गैसों में सल्फर है, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जब भी कभी ज्वालामुखी सक्रिय जो ज्वालामुखी है उससे जो निकलने वाले पदार्थों में जो गैस निकलती है उसमें सल्फर, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलेगा। ठीक है, ठोस में सक्रिय ज्वालामुखी द्वारा हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है जिसे सिंडर कहते हैं, याद रखिएगा। जब कोई उद्भेदन विस्फोटों की एक श्रृंखला के साथ होता है उससे निष्कासित जो ठोस पदार्थ है वो ट्रेफरा कहलाता है। इसमें स्थानीय शैल के खंड, ज्वालामुखी बम, स्कॉरियो, लेपिली, ब्रेसिया, धूल और राख के कण जो है वो सम्मिलित रहते हैं। लावा क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाले तरल पदार्थ को जो है वो मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा धरातल पर पहुंचकर जम जाता है तो उसे लावा कहते हैं। ठीक है, सक्रियता ये इसने गलत लिखा है, जब जम जाएगा तो उसे मैग्मा कहेंगे, तरल अवस्था में लावा कहेंगे। ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लेना। सक्रियता के आधार पे ज्वालामुखी को 3 भागों में बांट सकते हैं आप, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। शांत को मतलब निष्क्रिय भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो सक्रिय ज्वालामुखी क्या है कि ऐसे ज्वालामुखी जिनके मुख से हमेशा धूल, धुआं, गैस और वाष्प आदि लगातार निकलता जा रहा है। ठीक है, लगातार से मेरा मतलब है कि मतलब 6 महीने में, साल भर में, 10 साल में निकल रहा है। ठीक है, उन्हें सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। जैसे आपका माउंट एटना हो गया, सिसिली का किलायू हवाई द्वीप, अमेरिका का कोटोपैक्सी इक्वेडोर का, माउंट एरेबस अंटार्कटिका का, ओजस डेल सालाडो अर्जेंटीना का, चिली सीमा पर स्ट्राम्बोली है, स्ट्राम्बोली लेपादी द्वीप का है, मोनालुआ हवाई द्वीप का है, बैरन द्वीप अंडमान का है। इस तरीके से आपको देखना है। ठीक है, अब जो प्रसुप्त ज्वालामुखी, इसे ज्वालामुखी जिनमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है, यानी कि काफ़ी टाइम हो गया, उसमें अभी उद्गार की संभावना तो बनी हुई है लेकिन अभी हुआ नहीं, तो उसको क्या होना है, प्रसुप्त ज्वालामुखी। जैसे विसुवियस हो गया इटली का, फ्यूजियामा जापान, क्राकाटो इंडोनेशिया, नारकोडम अंडमान निकोबार द्वीप, मेयोन हो गया फिलीपींस का। लेकिन जो शांत ज्वालामुखी है, ऐसे ज्वालामुखी का उद्गार पूर्णतः समाप्त हो जाता है और उसके मुख में जलादि भस जाता है।
तो उसे क्या कहा जाता है, शांत ज्वालामुखी, यानी कि इसमें पानी वगैरह भर गया, जैसे चिम्बोराजो इक्वेडोर का, किलिमंजारो तंजानिया का, पोपा म्यांमार का, एंका का गोवा इंडीज़ पर्वत, कोह सुल्तानम देवबंद ईरान का, इस तरीके से है। ठीक है, अब यहाँ आपको ना कई सारे विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी दिए गए हैं, जैसे ओजस डेल सलाडो है, तो ये कौन सी श्रेणी में संबंधित है, मतलब एंडीज़ पर्वत पे। ठीक है, और कौन से देश में है, अर्जेंटीना चिली में है। इस तरीके से आपको दिया गया है, इनकी ऊंचाई दी गई है, लंबाई दी गई है, और ये किस देश में है, कहाँ इनकी उपस्थिति है वो दिया गया है, आपको ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार के अन्य स्थल रूप जो है वो गीज़र और उष्ण स्रोत हैं, जैसे कि गर्म जल स्रोत से वाष्प द्वारा गर्म जल जो है वो निरंतर निकलता रहता है। ठीक है, गर्म जल निकलता है तभी तो गीज़र है ना, सबके घरों में गीज़र होता है, तो गीज़र से क्या आता है, गर्म पानी। तो गीज़र से याद कर लो कि गर्म जल स्रोत से, ये गर्म जल का सोर्स ही तो है हमारा। ठीक है, तो गर्म जल स्रोत से वाष्प और गर्म जल जो है वो निरंतर निकलता रहता है। अब जब पानी निकालते हो तुम, गर्म पानी निकालते हो गीज़र के थ्रू टंकी से, तो क्या निकलता है, पानी के साथ साथ वाष्प भी तो निकलती है ना। तो वही चीज़ है, भूमि के एक छिद्र से होकर भूमिगत जल स्रोत से वाष्प और अति उष्ण जल का प्रचंड निकास जो है वो गीजर कहलाता है। अति उष्ण जल, उष्ण का मतलब क्या है, उष्ण का मतलब है गर्मी। ठीक है, गर्म, अति गर्म जल, अति का मतलब बहुत, बहुत गर्म जल जो है उसका प्रचंड निकास, प्रचंड मतलब भारी मात्रा में जो उसका जब निकलता है वो, तो क्या कहलाता है, गीजर, घेसर कहलाता है। ठीक है, इसको याद रखो। ठीक, अपनी भाषा में थोड़ा सा जो तुम्हारी भाषा है वो बुक की लैंग्वेज से थोड़ी अलग होती है। ठीक है, तो इसलिए बुक की लैंग्वेज में अगर याद रख पाओ तो ज़्यादा ही बेटर है। ठीक है, क्योंकि वहाँ जो आपसे बहुविकल्प पे क्वेश्चन पूछेंगे तो या आपको डिस्क्रिप्टिव भी लिखना पड़ेगा, तो थोड़ा बुकिश लैंग्वेज में होना चाहिए वो। ठीक है, अब यहाँ जैसे कि येलोस्टोन पार्क है अमेरिका में, ओल्ड फेथफुल गीज़र भारत में, सोना हरियाणा, पुगा लद्दाख में, और बुगा वैली है ना लद्दाख, और राजगीर बिहार आदि। तो दुहारे क्या है, ऐसे क्षेत्र जिनके सहारे गैस और वाष्प जो है वो निकला करती है, वे दुहारे कहलाते हैं। दुहारे ज्वालामुखी की सक्रियता के अंतिम लक्षण माने जाते हैं। ठीक है, जैसे कोह सुल्तान दुहारा ईरान में है, हवाई द्वीप का दुहारा न्यूजीलैंड में, ऐसे। खोसा मैग्मा ज्वालामुखी पर्वतों की श्रृंखला है। विश्व का सर्वाधिक जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो किलायू है। ठीक है, याद रखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है वो पर्वत कोटोपैक्सी है, इक्वेडोर में। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो आपका सक्रिय ज्वालामुखी है वो ओजस डेल सलाडो एंडीज पर्वतमाला में, और अर्जेंटीना चिली जो है वो देश की सीमा पर स्थित है। अन्य ज्वालामुखी आपको दिए गए हैं, जैसे कि माउंट रेंजल है, यहाँ देश का नाम दिया है, आपका नाम दिया है, और देश का नाम दिया है। ठीक है, ज्वालामुखी का जो नाम है वो और किस देश में है वो। ठीक है, इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा इसको। तो चलिए ये आपका इसमें इस वीडियो में हमने ज्वालामुखी और बाकी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करी। अगली वीडियो में बात करेंगे पर्वतों की। धन्यवाद।